हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुषमा और सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत करती हूं। ये एक क्रैश कोर्स चैनल है जिसमें यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम इरावती कर्वे को पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में वो काफ़ी डीप क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। क्योंकि पिछली बार ही ये पूछ दिया था कि कहाँ पे की नातेदारी व्यवस्था में जन्म के परिवार और विवाह के परिवार में कोई भेद नहीं पाया जाता, तो ये इनके अध्ययन के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये दक्षिण भारत में पाया जाता है और इनसे रिलेटेड जो भी नातेदारी का अध्ययन है, भाषाई अध्ययन है, जाति के बारे में और जो जो चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं, इसको हम गहराई से बहुत ही डीप अध्ययन करेंगे और सरलता से अध्ययन करेंगे ताकि कभी भी इरावती कर्वे से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपका गलत ना हो, ठीक है। आपको इसमें सारे की सारी जानकारी मिल जाएगी। तो यदि आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको फिर से किसी किताब से इन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ओके, तो शुरू करते हैं इरावती कर्वे का चैप्टर। इरावती कर्वे जी का जो जन्म और मृत्यु का चक्र है वो 1913 से 1970 तक था। इनका जन्म म्यांमार में हुआ था और जिसमें म्यांमार में इनका जन्म हुआ था उसमें म्यांमार जो है वो भारत का अंग था, ठीक है। और 1935 में जब म्यांमार का बंटवारा हो गया तो म्यांमार एक अलग देश बन गया और ये भारत में ही रह गए। ये म्यांमार में न जाकर भारत में ही रह गए, तो ये पूरी तरह से इंडियन थिंकर में आते हैं, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया म्यांमार की सबसे लंबी नदी इरावदी के नाम पर ही इनका नाम इरावती पड़ा था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात कि इनके विचारों की पृष्ठभूमि कैसे बनी। देखिए, उसी परिस्थिति में बहुत लोग जन्म लेते हैं लेकिन सभी लोग इतिहास नहीं रच पाते। कुछ लोगों के माइंड में जब चीज़ें प्रभावित करने लगती हैं, जिसको फ़र्क पड़ता है, ठीक है, वही कुछ कर सकता है। जब उनका जन्म हुआ तो भारत आज़ाद नहीं हुआ था, नेशनल मूवमेंट चल रहा था, उथल पुथल की स्थिति थी, काफ़ी क्रांतिकारी बदलाव हो रहे थे, ठीक है। हृदय परिवर्तन के द्वारा कुछ लोगों को बदला जाता था, किसी को हिंसक तरीके से बदला जाता था। तो इन सारे चीज़ों का इन पर प्रभाव पड़ा और इसके अलावा जीएस घुरी जैसे महान विचारकों से ये जुड़ी रहीं, ठीक है। बर्लिन विश्वविद्यालय जर्मनी में इन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की। तो इतने विचारकों से मिलने के बाद इनके माइंड में काफ़ी परिवर्तन हुआ। इनके विचारों में लेवी स्ट्रास का काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। इनकी नातेदारी संबंधी जो विचारधारा है वो लेवी स्ट्रास से ज़्यादा मिलती जुलती है, ठीक है। और इसके अलावा ड्यूमा के प्रभाव भी इनके विचारों में दिखते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं कि जब बहुत से विचारकों को पढ़ने, देखने, सुनने और मिलने के बाद उनसे उनके विचारों का इन पर प्रभाव पड़ा, जिसके कारण ये क्या कि ये काफ़ी महानता का कार्य इन्होंने किया है, काफ़ी विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता वाला कार्य किया, ठीक है। इन सभी चीज़ों का प्रभाव पड़ा था इन पर। इसके साथ ही इनके जो ससुर जी थे, इनके फादर इन लॉ जो थे, वो भी बहुत बड़े विचारक थे, ठीक। उन्होंने काफ़ी क्रांतिकारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो उनसे भी ये प्रभावित हुई और यही सब कारण था कि एक विवाहित जीवन जीते हुए भी ये काफ़ी अच्छा कर पाई, ठीक है। देखिए, देखते हैं आगे। इरावती कर्वे जी मुख्यतः नातेदारी के अध्ययन के लिए जानी जाती हैं। इन्होंने पूरे भारत को क्षेत्रीय आधार पर 4 नातेदारी क्षेत्रों में बांटा और भाषाई आधार पर 3 क्षेत्रों में बांटकर पूरे भारत का इन्होंने अध्ययन किया हुआ है, ठीक है। वो 4 क्षेत्र कौन कौन से देख लेते हैं। दक्षिण भारत में नातेदारी, इसमें ममेरे, फुफेरे और गोत्र अंतर विवाह का पालन होता है। इसमें गोत्र के अंदर विवाह होता है, ठीक है, यानी गोत्र के बाहर नहीं विवाह होगा। हमारे यहाँ क्या है, गोत्र के बाहर विवाह होता है, एक गोत्र के लोगों को भाई बहन माना जाता है, ठीक है। तो गोत्र के बाहर विवाह करते हैं, लेकिन इनके यहाँ गोत्र के अंदर ही विवाह होता है, परिवार में ही विवाह होता है। और ममेरे फुफेरे जैसे मामा का लड़का हो गया, मामा की लड़की हो गई या फिर फूफा जी का लड़का हो गया, ठीक है, इस तरह से फैमिली में ही शादियां हो जाती हैं। तो दक्षिण भारत का ये रिवाज है। उत्तर भारत में, इसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। उत्तर भारत में देख लीजिए, गोत्र बहिर्विवाह, यहाँ पर गोत्र से बाहर विवाह किया जाता है। ग्राम्य बहिर्विवाह, गाँव से बाहर विवाह किया जाता है, एक गाँव के लोगों को भाई बहन माना जाता है। सपिंड बहिर्विवाह, एक ही पूर्वज से संबंधित व्यक्तियों को क्या माना जाता है, भाई बहन माना जाता है, इसलिए इनसे विवाह नहीं किया जाता। तो इसमें गोत्र बहिर्विवाह, ग्राम्य बहिर्विवाह, सपिंड बहिर्विवाह, सप्रवर बहिर्विवाह, ठीक है, और भी बहुत से निषेध हैं जो हमको डिटेल में जब पढ़ना है आगे तो हम देखते हैं। मध्य भारत में उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों का मिला जुला रूप मिलता है, ठीक है। यहाँ पर उत्तर भारत की भी प्रथाएं पाई जाती हैं विवाह संबंधी और दक्षिण भारत की भी प्रथाएं पाई जाती हैं। पूर्वी भारत में मातृवंश परंपरा और पितृवंश परंपरा का मिला जुला रूप मिलता है। कहीं पे मातृवंशी परंपरा है, कहीं पे पितृवंशी परंपरा है, कहीं पे बहुपति विवाह है, कहीं पे बहुपत्नी विवाह है, ठीक है। इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए, उत्तर भारत में नातेदारी, इसके अंतर्गत सिंधी, पंजाबी, हिंदी,
पहाड़ी, बिहारी, बंगाली, असमी, नेपाली भाषा बोलने वाले लोग आते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्राथमिक संबंध जो होता है, प्राथमिक संबंधी जो हमारे होते हैं, ठीक है, वो उनके बीच में यौन संबंध निषेधित होता है, उनके बीच में विवाह नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे हम भाई बहन, माता पिता, पिता पुत्र, मामा भांजी, ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये जो ब्लड रिलेशन होता है, जो प्राथमिक संबंध होते हैं, इनके बीच में विवाह संबंध नहीं माना जाता। ठीक है, और यही चीज़ दक्षिण भारत में मानी जाती है। तो ये क्या हो गया, विपरीत प्रथा हो गई पूरी तरह से। यहाँ पर अंतर जाति विवाह पाया जाता है, अपनी जाति में विवाह करना अनिवार्य है। गोत्र बहिर्विवाह पाया जाता है, यानी अपने गोत्र के बाहर विवाह करना है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति अपने गोत्र का है तो वो हमारा भाई हुआ, हमारी बहन हुई, हम उससे विवाह नहीं कर सकते। ठीक है, अब गोत्र क्या है, देखिए गोत्र का मतलब एक काल्पनिक पूर्वज होता है। हमारे पूर्वज जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जिस व्यक्ति से अपने आप को जोड़ते चले आ रहे थे, जैसे कुछ लोग गौतम ऋषि से अपने आप को जोड़ते हैं। ठीक है, कुछ लोग किसी और ऋषि से जोड़ते हैं कि हम इनके वंशज हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी वास्तव में वंशज होते हैं, वो एक काल्पनिक होता है कि बहुत से लोग मानते हैं क्या सब उनके वंशज ही नहीं हो गए, लेकिन एक काल्पनिक होता है कि हम इनसे रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इसी तरह से गोत्र जो होता है काल्पनिक या वास्तविक पूर्वज के रूप में होता है, जो वंश परंपरा के आधार पर नहीं होता, वो बीच में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, जैसे कि एक ऋषि है, कोई एक व्यक्ति है, एक पूर्वज है, जिसे बहुत से लोग इंडिया में लाखों लोग, करोड़ों लोग मानते हैं कि ये हमारे पूर्वज हैं। ठीक है, तो क्या इतने उनके वंशज नहीं हो गए, लेकिन ये काल्पनिक रूप से होता है, तो उसको गोत्र बोलते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे जनजातियों में टोटम होता है, टोटम से वो अपनी उत्पत्ति मानते हैं। कोई भी एक जनजाति होती है, वो मानती है कि एक विशेष कोई टोटम है, कोई कबूतर है, कोई खरगोश है, कोई पेड़ है, पौधा है, या फिर कोई भी चीज़ है, एक वस्तु है, उससे वो अपनी उत्पत्ति मानते हैं कि हमारी उत्पत्ति इस चीज़ से हुई है, और इसी को अपना पूर्वज मानते हैं। अपने प्राण देकर भी वो टोटम की रक्षा करते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है कि टोटम को वो अपने पूर्वज मानते हैं, और हम क्या मानते हैं, एक गोत्र बना लेते हैं, किसी ऋषि से अपने आप को जोड़ लेते हैं, तो वो क्या हो गया, गोत्र हो गया। और इससे बाहर हम विवाह करते हैं। जो लोग एक गोत्र के हो गए वो हमारे भाई बहन हो गए, क्योंकि हम एक ही वंशज के हो गए, एक ही ऋषि पूर्वज के संतान हो गए, तो वो क्या हो गया, भाई बहन हो गए, तो हम गोत्र से बाहर विवाह करते हैं। ठीक है, परिहार संबंध का कठोरता से पालन किया जाता है। देखिए यहाँ पर परिहार संबंध पाया जाता है, जैसे लड़का है तो वो अपनी सास से परिहार संबंध रखेगा, लड़की है तो जेठ और ससुर से परिहार संबंध रखेगी। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो जेठ होते हैं, यानी जो पति का भाई होता है, उसके आते ही लोग पल्लू सर पे ले लेते हैं, घूंघट निकाल लेते हैं। ठीक है, ससुर जी के आने पर घूंघट निकाल लेते हैं, तो ये परिहार संबंध है। ठीक है, मतलब कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें दूरी होती है, तो वही परिहार संबंध। यहाँ पे कठोरता से पालन किया जाता है। यहाँ व्यक्ति जो होता है माता की 3 पीढ़ी और पिता की 5 पीढ़ी में विवाह नहीं कर सकता। सपिंड और सप्रवर विवाह का भी यहाँ पर निषेध होता है। सपिंड विवाह का मतलब है कि जो लोग पिंडदान करते हैं एक ही व्यक्ति को, यानी एक ही पूर्वज से डायरेक्टली जुड़े होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं, इनके 2 पुत्र हैं, फिर 2 पुत्र के 2 पुत्र हो गए, फिर इनके भी पुत्र, तो ये यदि इस रेखा से जुड़े हैं, इस वंशज से जुड़े हैं वंश से, तो विवाह नहीं कर सकते। सप्रवर का मतलब होता है, इसमें भी पूर्वज होता है कि जो एक गांव से रिलेटेड होते हैं, जैसे जहाँ पे एक व्यक्ति एक स्थान पर जब सबकी गाय एक जगह पर बांधी जाती थी, वो एक ही गांव के होते थे, तो वो मानते थे कि हमारा जो स्थान है, जो पूर्वज है, एक ही है, क्योंकि हम एक गांव से रिलेटेड है, तो जिसने गांव को बसाया है हम उनकी संतान है, तो उनके बीच में विवाह संबंध निषेध माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब यहाँ देखिए एक निश्चित दूरी का भी पालन किया जाता है कि जो विवाह है वो एक निश्चित दूरी पर किया जाए, वो हमारे निवास स्थान से बहुत दूर होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल पास ना हो, वो बिल्कुल हमारे आसपास भी ना हो। तो हमारे यहाँ जो उत्तर भारत में क्या है कि नज़दीक विवाह करने पर लोग बचते हैं, अपनी लड़कियों की शादी दूर करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत दूर भी नहीं, लेकिन एक निश्चित दूरी रखते हैं क्षेत्र में। ठीक है, फिर देखिए निकट संबंधी में विवाह संबंध निषेध होता है। जो निकट संबंधी हो गए, बुआ का लड़का हो गया, मामा का लड़का हो गया, ठीक है, इनसे विवाह नहीं होता। वंश वृक्ष के अंतर्गत आने वाले लोगों में विवाह नहीं होते। तो मैंने आपको बताया था कि जो वंश वृक्ष में आते हैं, जैसे मिस्टर एक्स हैं, इनके 2 पुत्र हैं। ठीक है, फिर 2 के 2 पुत्र हो गए, फिर इनके 3 पुत्र हो गए। तो इस वंश रेखा में जो आएंगे, इस रेखा में जो आएंगे वो क्या होंगे, विवाह नहीं कर सकते आपस में। फिर देखिए स्थानीयता का प्रचलन है किसी निश्चित क्षेत्र में विवाह न करना। ठीक है,
यहाँ पर स्थानीयता का प्रचलन है कि हम इस दिशा में विवाह नहीं करेंगे, हम विवाह करने के लिए इस दिशा का चुनाव करते हैं, इस क्षेत्र में हमारे यहाँ की लड़कियाँ नहीं विदा होती। आपने बहुत से गाँव में देखा होगा कि पूरा गांव ही दक्षिण दिशा में लड़कियों की शादी नहीं करता, ठीक है। वो दक्षिण दिशा में लड़कियों को भेजता नहीं, लेकिन वहाँ से बहुएं लाता है। तो एक निश्चित होता, ये चीज़ निश्चित होती है कि किस दिशा से हमको लड़की को लाना है, किस दिशा में हमको लड़कियों को भेजना है, ठीक है। एक निश्चित दिशा होती है, एक निश्चित दूरी होती है कि इतनी दूरी पे ही लड़की को विदा करना है, बहुत नज़दीक भी लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी परंपराएं कहाँ पाई जाती है? ये उत्तर भारत में पाई जाती है। और दक्षिण भारत में इसके बिल्कुल विपरीत चीज़ें पाई जाती है। वहाँ पर बिल्कुल परिवार में ही, घर में ही लड़की की शादी हो जाती है, ठीक है। उसको हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, केंद्रीय भारत में नातेदारी के अंतर्गत राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, काठियावाड़, ठीक है, गुजरात में ही है। फिर है महाराष्ट्र और उड़ीसा, ये सारी चीज़ें जो है वो केंद्रीय भारत में आते हैं। तो आपको देखिए ये याद रखना है कि किस क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा राज्य आता है। ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि एक राज्य दो राज्य हटा के पूछ लेंगे इसमें कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है। ये भी कई बार प्रश्न आ चुका है, तो आपको ये ध्यान देना है, ये क्षेत्र आते हैं। फिर देखिए, उत्तर भारत की तरह यहाँ भी गोत्र बहिर्विवाह का पालन किया जाता है। केंद्रीय भारत में क्या है, इतने राज्यों में गोत्र बहिर्विवाह का पालन किया जाता है। अपने गोत्र से बाहर लोग विवाह करते हैं। यहाँ की कुछ समुदाय में अपने गोत्र से उच्च गोत्र में विवाह करने का प्रचलन है। कुछ समुदाय ऐसे हैं जो अनुलोम गोत्रीय विवाह का पालन करते हैं, यानी अपने गोत्र से ऊंचे गोत्र में शादी करना, ठीक है। कहीं कहीं द्विगोत्रीय विवाह, कहीं कहीं पर ग्राम बहिर्विवाह का भी प्रचलन है, ठीक है। महाराष्ट्र के बनियों में 4 गोत्रीय विवाह का प्रचलन है। तो देखिए, द्विगोत्रीय विवाह का मतलब है कि हम इन 2 गोत्रों में विवाह नहीं करेंगे। 2 गोत्र को क्या करेंगे, वो अपने पूर्वज से जोड़ते हैं कि ये जो 2 गोत्र है वो हमारे भाई बहन के अंतर्गत आएंगे। जैसे एक गोत्र हमारी माता का गोत्र हो गया, एक गोत्र हमारी दादी का गोत्र हो गया, इन दोनों गोत्र से विवाह नहीं करेंगे, ठीक है। ये द्विगोत्रीय हो गई। फिर ग्राम बहिर्विवाह का प्रचलन है कि माना जाता है कि एक गांव के लोग जो है भाई बहन हो गए, क्योंकि जो गांव बसाया है, जिस व्यक्ति ने गांव बसाया है वो क्या हो गया, वो हमारा पूर्वज हो गए। मैंने पहले ही बताया आपको। फिर देखिए, महाराष्ट्र के बनिए जो हैं, इसमें 4 गोत्रीय नियम है। तो ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि 4 गोत्रीय नियम कहाँ पाया जाता है, तो महाराष्ट्र के बनिए में। तो देखिए, 4 गोत्रीय नियम में 4 गोत्र को छोड़कर वो दूसरे गोत्र में अपने लड़कियों की या फिर लड़कों की शादी करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें केंद्रीय भारत में पाई जाती हैं नातेदारी के अंतर्गत। फिर देखिए, राजस्थान में देखिए उत्तर भारत के प्रतिमानों का कठोरता से पालन किया जाता है। राजस्थान में आपने देखा होगा कि यहाँ पे बाल विवाह पाया जाता है, आज भी पाया जाता है, पेपर वगैरह में आपने पढ़ा होगा। और इसके अलावा वहाँ पे जाति प्रथा पाई जाती है, खाप पंचायत पाई जाती है, ठीक है। पंचायत में ही लोगों को निपटा दिया जाता है, ठीक है। और न्यायालय में मामले नहीं जा पाते, ऑनर किलिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो जाति संबंधी चीज़ें हैं, रूढ़िवादिता जो है बहुत ज़्यादा हावी है। तो कठोरता से यहाँ पे प्रतिमानों का पालन किया जाता है। कर्वे ने कहा कि महाराष्ट्र ही एक ऐसा क्षेत्र है, ये एग्ज़ाम में आने लायक इम्पॉर्टेंट है कि उन्होंने महाराष्ट्र को कैसा क्षेत्र कहा, उत्तर भारत और दक्षिण भारत की संस्कृति का मिला जुला रूप। महाराष्ट्र में उत्तर भारत और दक्षिण भारत की संस्कृति का मिला जुला रूप मिलता है, और दोनों में से भी सबसे ज़्यादा किसका रूप मिलता है, उत्तर भारत का, ठीक है। ये एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं कि महाराष्ट्र में कौन कौन सी क्षेत्रों की संस्कृति का मिला जुला रूप है, तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत, और दोनों में से भी डोमिनेंसी किसकी है, उत्तर भारत की, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इरावती कर्वे जी ने किसे कहा है, क्योंकि यहीं से छोटे छोटे जो बारीक प्रश्न बनते हैं जिसको हम इग्नोर करके चले जाते हैं, एग्ज़ाम में वही प्रश्न आते हैं इसमें से, क्योंकि डीप क्वेश्चंस बनते हैं, ओके। तो ध्यान से पढ़िए। दक्षिण भारत में नातेदारी देखिए, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। दक्षिण भारत में देखिए ये 4-5 है। ये भी आपको याद रखना कि दक्षिण भारत के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, केंद्रीय भारत में कौन से राज्य आते हैं, और उत्तरी भारत में कौन से राज्य आते हैं। इसके अलावा पूर्वी भारत में कौन से राज्य आते हैं, ये सारे राज्य आपको याद रखने हैं। और वहाँ पे कौन सी नातेदारी व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि दक्षिण पूछ चुका है और उत्तरी भारत में आप जानते ही हैं, सब कुछ आप झेल ही रहे हैं, वहाँ की नातेदारी व्यवस्था को देख रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से पूर्वी भारत और केंद्रीय भारत सबको याद रखिएगा। दक्षिण भारत में देखिए जन्म के परिवार और विवाह के परिवार में बहुत ज़्यादा भेद नहीं होता, ठीक है, क्योंकि एक परिवार है,
उसने क्या किया, अपनी बड़ी बहन के लड़की से शादी कर लिया, किसी ने अपने मामा से शादी कर लिया, किसी ने अपने मौसी की लड़की से शादी कर लिया, तो किसी ने बुआ की लड़की से शादी कर लिया। तो परिवार में ही सब कुछ हो गया, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, गोत्र भी शुद्ध का शुद्ध ही रह गया। ठीक है, वहाँ पे परिवार में ही विवाह का प्रचलन है। वहाँ पे बंधुत्व व्यवस्था बहुत जटिल पाई जाती है, क्योंकि पता ही नहीं चलता कौन हमारा रक्त संबंधी है और कौन विवाह संबंधी है। ठीक है, तो ये यदि पूछा जाए कि कहाँ की नातेदारी व्यवस्था सबसे ज़्यादा जटिल पाई जाती है, तो वो है दक्षिण भारत की, क्योंकि यहाँ पे जन्म के परिवार और विवाह के परिवार में कोई भेद नहीं पाया जाता है। पता ही नहीं चलता कौन हमारा जन्म का संबंधी है, कौन हमारा विवाह संबंधी है। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस कजिन मैरिज बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, क्रॉस कजिन मतलब बुआ के लड़के से हो गया, मामा के लड़के से शादी हो गई। ठीक है, ये सब क्रॉस कजिन मैरिज के अंतर्गत आता है। फिर देखिए यहाँ पे मातृवंशी, पितृवंशिता, बहुपत्नीत्व, बहुपतित्व, ये सारी प्रथाएं पाई जाती हैं दक्षिण भारत में, और उत्तर भारत की विपरीत व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ गाँव में भी शादी नहीं होती, यानी एक गाँव के लोग हैं तो भी भाई बहन, लेकिन वहाँ पे एक परिवार में ही हो जा रहा है। ठीक है, गोत्र और अन्य बहिर्विवाह संबंधी नियम के पालन दक्षिण भारत में नहीं होते। ठीक है, देखिए दक्षिण भारत में जन्म के परिवार और विवाह के परिवार में भेद नहीं होता। तो ये एग्ज़ाम में आ चुका है, इस बार भी आ सकता है। यहाँ वर्गात्मक नातेदारी व्यवस्था जो संबोधन के लिए यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। वर्गात्मक नातेदारी का मतलब क्या है, दो या दो से अधिक लोगों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग करना। ठीक है, उसको हम वर्गात्मक नातेदारी व्यवस्था कहते हैं। उसका प्रचलन दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा है। देखिए कैसे हैं, दक्षिण भारत में फूफी और मामी दोनों के लिए अत्ताई शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए, ये ऐसे ही नहीं मेंशन कर दिया मैंने, ये मिलान करने में आता है कि अत्ताई शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, पिरकन का प्रयोग किसके लिए किया गया है, पिन्नावल हो गया, आई शब्द का प्रयोग अन्ना किसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसको मिलान करने में 4-5 चीज़ें इधर दे दिया, 4-5 चीज़ें दे दिया किसको क्या बोलते हैं, तो आप फंस जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फूफा और मामा दोनों के लिए मामा शब्द का प्रयोग किया जाता है, और फूफी और मामी के लिए अत्ताई शब्द। ठीक है, बड़े भाई और पिता के लिए अन्ना और एला शब्द, एया शब्द। ठीक है, बड़े भाई और पिता के लिए दोनों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है, अन्ना और एया शब्द। माँ और बड़ी बहन दोनों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो शब्द क्या है, आई। ठीक है, छोटे भाई और पुत्र के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो है पिरकन। ठीक है, छोटी बहन और पुत्री के लिए पिन्नावल शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए वहाँ पे वर्गात्मक नातेदारी संबोधन ज़्यादा पाया जाता है, और उसमें कौन कौन सी चीज़ें क्या है इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए दक्षिण भारत में विवाह के लिए पीढ़ी महत्वपूर्ण नहीं होती, यहाँ पे विवाह हेतु आयु महत्वपूर्ण होती है। यानी समान आयु के हैं, यदि विवाह लायक हैं, दोनों युवा युवती हैं, तो विवाह हो जाता है, चाहे वो लड़की का मामा लग रहा हो, लड़की का चाचा लग रहा हो। ठीक है, या फिर कोई और रिलेशन लग रहा हो। ठीक है, क्योंकि वो दूसरी पीढ़ी के हो गए ना, मामा तो मम्मी के पीढ़ी के हो गए और चाचा जो है वो पापा की पीढ़ी के हो गए, फिर भी उनसे शादियाँ हो रही हैं। तो पीढ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, पीढ़ी को इग्नोर करके वो लोग केवल आयु को देखते हैं और फैमिली में ही विवाह करके गोत्र की शुद्धता को बनाए रखते हैं। अपने ही गोत्र के सदस्य से विवाह अनिवार्य होता है। यहाँ पर अपनी लड़की का विवाह खुद से बड़े लड़के के साथ होना चाहिए, यानी लड़की से बड़ा हो लड़का, परंतु उसकी उम्र जो है माता पिता से ज़्यादा ना हो। ठीक है, माता पिता से कम हो, ये चीज़ ध्यान दी जाती है। मामा भांजी विवाह का प्रचलन है। दक्षिण भारत में स्त्रियों के लिए अधिक स्वतंत्रतापूर्ण माहौल है, क्योंकि स्त्रियों को चुनने का पूरा माहौल होता है। देखिए अगर घर में ही लड़की की शादी हो जाएगी तो उसको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। ठीक है, यदि हमारी सास जो है, हमारी बुआ ही हमारी सास बन जाए तो क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ठीक है, जब वो प्रॉब्लम तो तब होती है ना जब एक व्यक्ति दूसरे के घर जाता है, उसके अंदर कोई मोह माया नहीं रहता, प्रेम नहीं रहता, क्योंकि उसको लगता है कि ये तो कहीं और से आई है। लेकिन जब बुआ ही लग रही है, बुआ को बड़ा प्रेम है अपने बच्चों से, अपने भांजी से। ठीक है, तो उसी के हम यदि अपने बहू बनकर चले गए तो हमको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, हमको एक माँ का भी प्यार मिल रहा है, बुआ का भी प्यार मिल रहा है, सास का भी। तो वहाँ पे महिलाओं को जो है बहुत ही ज़्यादा स्वतंत्रतापूर्ण माहौल मिलता है और पर्दा प्रथा नहीं पाई जाती है। तो महिलाएं जो है वो स्वायत्तता से रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर रक्त और विवाह संबंध में अंतर नहीं होता। तो देखिए रक्त और विवाह संबंध में अंतर कैसे होगा, क्योंकि हमने यदि अपने मामा से शादी कर ली तो हमारी नानी जो है वो हमारी क्या हो गई, सास हो गई। ठीक है, तो यदि नानी सास हो गई तो विवाह संबंध और रक्त संबंध में अंतर कहाँ रह गया,
फिर तो रक्त संबंध भी है और विवाह संबंध भी है, ठीक है, तो कोई अंतर नहीं होता। पूर्वी क्षेत्र में देखिए नातेदारी क्या है। पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्य इसमें आ जाते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये सारे जो पूर्वी राज्य होते हैं, ठीक है, जो 7 सिस्टर्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं, वो भी इसमें आ जाती हैं। तो पूर्वी राज्य जितने भी होते हैं सभी की नातेदारी व्यवस्था का वर्णन इसमें होता है। तो इसमें आपको राज्य याद रखना है, कौन से राज्य पूर्वी क्षेत्र में नहीं आते, कौन से राज्य केंद्रीय क्षेत्र में नहीं आते, ठीक है। एक को हटा दिया, फिर प्रश्न पूछ लिया, फिर मिलान करने में पूछ लिया तो कोई दिक्कत हो सकती है। तो आपको जितने भी नातेदारी व्यवस्था है, कहाँ की नातेदारी व्यवस्था कैसी है और कौन कौन से राज्य इसमें सम्मिलित होते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए पितृवंशी और पितृस्थानीयता पाई जाती है, और यहाँ जो स्त्री को स्वतंत्रता प्राप्त है, यहाँ गोत्र बहिर्विवाह का प्रचलन है। तो देखिए ये चीज़ें तो उत्तर भारत की हो गई, पितृवंशिता हो गया, पितृस्थानीयता हो गया, और इसके अलावा गोत्र बहिर्विवाह का प्रचलन, ये सारी चीज़ें उत्तर भारत की ली हुई है। निकट संबंधियों में विवाह संबंध निषेध होता है, तो यहाँ पर निकट संबंधियों में विवाह संबंध नहीं होता, जो हमारे प्राथमिक संबंधी है। तो ये पूरा जो कार्य है ये उत्तर भारत का उन्होंने लिया हुआ है, ठीक है। देखिए इन चारों क्षेत्रों में से किसी में भी विवाह विच्छेद को मान्यता नहीं मिली गई है, चाहे वो उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, पूर्वी भारत हो या फिर मध्य भारत हो, विवाह विच्छेद को मान्यता नहीं दी गई है। विवाह विच्छेद को बहुत ही हेय दृष्टि से देखा जाता है, ठीक है। अब देखिए 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम में विवाह विच्छेद को मान्यता दी गई है। इसमें यदि समाज आपको मान्यता नहीं दे रहा है, समाज आपको विवाह विच्छेद करने पर हेय दृष्टि से देख रहा है, तो आप न्यायालय की शरण लीजिए। और 1954 के विशेष विवाह अधिनियम में क्या होता है, अंतर्जातीय विवाह को इसमें मान्यता दी गई है, ठीक है। तो इसमें क्या है, समाज मान्यता नहीं दे रहा है अंतर्जातीय विवाह करने का, तो आप जाइए कोर्ट मैरिज कर लीजिए, ठीक है। तो इन दोनों से काफ़ी परिवर्तन हुआ है समाज में। जाति व्यवस्था में जो विवाह संबंधी नियम थे वो काफ़ी शिथिल हुए हैं, रूढ़िवादिता कम हुई है। तो कर्वे के नातेदारी संबंधी विश्लेषण जो है, मैंने आपको बताया था कि इसमें लेवी स्ट्रास की छाप दिखाई देती है, क्योंकि लेवी स्ट्रास ने भी नातेदारी की बात कही है। देखिए लेवी स्ट्रास ने क्या बोला था कि समाज में ऐसी व्यवस्था बनाई गई है, नातेदारी के अंतर्गत विनिमय ऐसा सिद्धांत बनाया गया है कि एक लड़की का विवाह हम दूसरे स्थान पर करेंगे। ऐसा नियम नहीं बनाया गया कि एक भाई है उसको एक जीवन संगिनी की ज़रूरत है तो वो अपनी बहन से शादी कर ले। ऐसा नियम क्यों नहीं बना? इसलिए नहीं बना क्योंकि यदि ऐसा नियम बनता तो लोग अपने ही परिवार तक सीमित रहते और समाज नहीं बन पाता, ठीक है। तो जब परिवार बना, फिर नातेदारी व्यवस्था बनी, समाज इसी से ना फैला है, नातेदारी से ही। तो यही बात लेवी स्ट्रास ने बोली थी। तो इरावती कर्वे जी ने इनकी बातों का समर्थन किया और इनके सिद्धांत में लेवी स्ट्रास के सिद्धांत झलकते हैं। तो ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि उनकी नातेदारी व्यवस्था में किसकी छाप दिखाई देती है, तो लेवी स्ट्रास है। कर्वे ने GS घुरिये के निर्देशन में बम्बई में MA किया, बम्बई विश्वविद्यालय में, और इन्हीं के निर्देशन में इन्होंने 2 लघु शोध पत्र लिखे, ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है। फोल्कलोर ऑफ परशुराम और चितपावन ब्राह्मण, ये 2 शोध पत्र इन्होंने लघु शोध पत्र लिखे थे, ठीक है। ये PhD नहीं है, इनकी लघु शोध पत्र है और इसको भी याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। इन्होंने अपनी PhD जो है वो बर्लिन विश्वविद्यालय में यूजेन मिशेल के निर्देशन में किया था, ठीक है। जिनका प्रकरण यानी PhD की इनकी टॉपिक क्या थी, द नॉर्मल एजेमेट्री ऑफ द ह्यूमन स्कल एंड बोन्स, ठीक है। ये मानव शास्त्री थी और मानव शास्त्र में इन्होंने रिसर्च किया हुआ है। शिक्षा समाप्ति के पश्चात ये पूना के डेक्कन कॉलेज के स्नातकोत्तर विभाग में और शोध कार्य में कार्यरत रही और जीवन पर्यंत रही। ये क्या कि पूना के डेक्कन कॉलेज में स्नातकोत्तर विभाग में ये कार्यरत रही, ठीक है। और सबसे पहले नातेदारी व्यवस्था का विस्तृत और तुलनात्मक अध्ययन इरावती कर्वे ने, भारत में सबसे पहले नातेदारी का अध्ययन किसने किया, इरावती कर्वे ने किया, ठीक है। देखिए इनके अध्ययन अनुसंधान का जो विषय था वो भारत की जनसंख्या के प्रजाति तत्व, जाति, ठीक है, जाति की उत्पत्ति के व्यवसायिक सिद्धांत से जुड़ी रही। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इरावती कर्वे जाति के कौन से सिद्धांत को मानती हैं, कौन से सिद्धांत से जुड़ी रही, वो है व्यवसायिक सिद्धांत, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा। ग्रामीण और नगरीय समुदाय संबंधी इन्होंने लेख लिखे, नातेदारी व्यवस्था का इन्होंने अध्ययन किया और निजातीय समूह, इन सभी टॉपिक्स पे इन्होंने शोध पत्र लिखे और काफ़ी विस्तृत कार्य किया हुआ है, ठीक है। फिर देखिए कर्वे ने मानव मिति माप विधि का प्रयोग करते हुए भौतिक मानव शास्त्र के क्षेत्र में
प्रथम अध्ययन महाराष्ट्र के विभिन्न सामाजिक समूहों को भाषा के आधार पर विभाजित कर समान व्यवसाय के आधार पर इनका उद्गम का पता लगाया। देखिए, मानव मिति विधि का मतलब क्या होता है? मानव मिति का मतलब होता है कि जो मानव शास्त्रीय तरीके होते हैं किसी प्रजाति के निर्धारण के लिए, हम देखते हैं कि इस प्रजाति की आँखें छोटी हैं, इसकी बड़ी हैं, इसका मतलब ये इस प्रजाति का है, ये उस प्रजाति का है। ठीक है, खोपड़ी का घनत्व कितना है, दांत के प्रकार कैसे हैं, नाक की बनावट कैसी है, माथा कितना चौड़ा है, बाल कैसे हैं, ठीक है, जबड़ा कैसा है, इन सारी चीज़ों को मापने तौलने के बाद हम प्रजातियों का निर्धारण करते हैं। इसको मानव मिति माप कहते हैं। ठीक है, और इसी के आधार पर उन्होंने विभिन्न समूहों को देखा, समझा, परखा और व्यावसायिक आधार पर कि मतलब किसी व्यक्ति में ये शारीरिक विशेषताएं पाई जाती हैं तो इसका मतलब ये इस व्यवसाय से जुड़ा है। ठीक है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग व्यवसाय कर रहे थे। ठीक है, तो इसी आधार पर उन्होंने बोला कि जितने व्यवसाय हैं उनके जो बनावट है मानव शास्त्रीय आधार पर, मानव मिति के आधार पर उन्होंने उसकी माप जोख की हुई है। ठीक है, और उसके उद्गम का पता लगाया कि किस प्रकार से ये प्रजाति इस व्यवसाय से जुड़ी और इस व्यवसाय में काफ़ी महारत हासिल करती चली गई। ठीक है, तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण, उन्होंने ऐतिहासिक उपागम अपनाया। इसमें ऐतिहासिक उपागम अपनाते हुए उन्होंने जातियों का विस्तृत अध्ययन किया हुआ है। ठीक है, देखिए, इन्होंने संयुक्त परिवार का भी विश्लेषण किया है और उनकी निम्न विशेषताएं भी बताई हुई हैं, जैसे सहनिवास हो गया, सहभोज, सह उपासना, साझा संपत्ति, नातेदारी संबंधों की आबद्धता, इन सभी का इन्होंने अध्ययन किया। बताया कि ये सारी विशेषताएं होंगी तो ही संयुक्त परिवार होगा। सहनिवास का मतलब एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो आप जानते ही हैं संयुक्त परिवार में लोग एक साथ रहते हैं। सहभोज, एक साथ खाना खाते हैं, एक ही रसोई में बना हुआ खाना खाते हैं। ठीक है, और उसमें आपने देखा होगा कि पहले जो परिवार होते थे वो मैक्सिमम परिवार संयुक्त परिवार होते थे। ठीक है, सहभोज, साथ साथ खाना बनाते थे, महिलाएं खाना बनाती थी और साथ साथ सब लोग खाना खाते थे। एक ही किचन होता था सबका, चाहे कितने भी बड़े परिवार हों। सह उपासना, परिवार में पूजा के लिए एक ही मंदिर, एक ही स्थान होता था। साझा संपत्ति, सबकी संपत्ति साझा होती थी। जैसे बहुत बड़ा खेत है तो उसमें सभी लोग कार्य करेंगे और जो उपज होगी बेच के सभी लोग उस संपत्ति को साझा संपत्ति के रूप में रखेंगे। नातेदारी संबंधों की आबद्धता, सभी लोग नातेदारी संबंध के द्वारा जुड़े होंगे, अधिकार और कर्तव्य के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होंगे। ठीक है, कर्वे ने अपनी पुस्तक किन्शिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया में भारत विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को अपनाते हुए महाभारत के विभिन्न वंशावलियों की चर्चा की। देखिए, भारत विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का मतलब क्या होता है? इसमें हम जो शास्त्र होते हैं, शास्त्र और परंपराएं, जो हमारी प्राचीन वैदिक चीज़ें हैं उसको हम लेते हैं और उसके आधार पर उसको साक्ष्य के रूप में लेते हैं और उसके आधार पर हम भारतीय समाज संस्कृति का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने किन्शिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया में महाभारत का अध्ययन किया। महाभारत के वंशावलियों के द्वारा इन्होंने विभिन्न नातेदारी समूहों का अध्ययन किया। ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टि से तो ये भी भारत विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य हो गया, क्योंकि महाभारत एक ग्रंथ है। ठीक है, फिर उन्होंने हिंदू सोसाइटी नामक पुस्तक में जाति को विस्तृत नातेदारी समूह का, इन्होंने जाति को कहा कि जाति और कुछ नहीं है बल्कि जो हमारी नातेदारी है, हमने दूसरे समूह में विवाह शुरू कर दिया। ठीक है, और जो संबंध बने, ये नातेदारी समूह ही आगे चलकर क्या हुआ, ये जाति में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो जाति और कुछ नहीं, विस्तृत नातेदारी समूह है। एक बात किसने बोली? इरावती कर्वे ने। देखिए, इन्होंने जाति की दो विशेषताएं बताई हैं, अंतःविवाह और परंपरागत व्यवसाय। ठीक है, यानी अपनी ही जाति में विवाह करना अनिवार्य है और एक परंपरागत व्यवसाय होगा। एक जाति के लोग एक निश्चित व्यवसाय को ही करेंगे और पीढ़ी दर पीढ़ी वही व्यवसाय वो करेंगे। तो दो ही विशेषताएं बताई हैं उन्होंने, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, एक उन्होंने कहा कि चतुर्वर्ण व्यवस्था ही आगे चलकर जाति में परिवर्तित हो गई। फिर उन्होंने कहा कि आर्यों के आगमन के पूर्व भारतीय समाज में जाति व्यवस्था का प्रचलन था। तो ये देखिए, दोनों ही विपरीत व्यवस्था है कि एक तो उन्होंने कहा कि चतुर्वर्ण व्यवस्था ही आगे चलकर जाति में बदल गई और दूसरी तरफ वो कह रही हैं कि आर्यों के आगमन के पहले थी। तो आर्यों के साथ ही जब चतुर्वर्ण व्यवस्था आई, आर्यों के पहले चतुर्वर्ण व्यवस्था थी नहीं। ठीक है, तो इनके आने के पहले ही कैसे जाति थी। ठीक है, ये तो उन्होंने अपनी ही बातों का खंडन कर दिया। इन्होंने भारतीय सामाजिक संरचना के 3 प्रमुख स्तंभ बताए, जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार और ग्रामीण व्यवस्था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने भारतीय सामाजिक संरचना के कौन कौन से 3 प्रमुख स्तंभ बताए हैं, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, देखिए, इरावती कर्वे अपने समय की प्रथम
महिला मानव शास्त्री थी। इन्होंने प्रकटना शास्त्र का, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि प्रकटना शास्त्र का प्रयोग किया या नहीं किया, कथन कारण में दे सकता है हाँ नहीं में, ठीक है। इस तरह से मानव शास्त्र का और भारत विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, ये 3 परिप्रेक्ष्य का इन्होंने प्रयोग किया हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब इनकी कुछ शब्दावली है, देखिए कौन कौन सी है। नातेदार, व्यक्तियों का ऐसा समूह जो अहम ईगो से वंशावलियों के रूप में जुड़ा होता है, ठीक है। नातेदार यानी कर्ता से जो लोग वंशावलियों द्वारा जुड़े होते हैं वो नातेदार हो गए, और इनके साथ अधिकार और कर्तव्य जुड़े होते हैं। जैसे कोई छोटा पुत्र है तो उसके पास अधिकार है, ठीक है। कोई बड़ा पुत्र है, कर्तव्य है, ठीक है। इसी तरह से जितने भी नातेदारी है, मामा है तो उसका भांजियों के प्रति कर्तव्य है, बहन के प्रति कर्तव्य है, ठीक है। अपने पुत्र पुत्रियों के प्रति कर्तव्य है, पत्नी के प्रति कर्तव्य है। तो हर नातेदारी का एक कर्तव्य होता है और कुछ अधिकार होते हैं, ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा 2 प्रकार के नातेदार होते हैं, मैंने इसमें मेंशन नहीं किया। एक होता है जन्म संबंधी रक्त संबंधी, और दूसरा है विवाह संबंधी, ठीक है। रक्त संबंधी हमको जन्म से ही मिल जाता है, और विवाह संबंधी विवाह के बाद जो नातेदार बनते हैं वो आते हैं। फिर देखिए समष्टि समूह क्या है। संपत्ति के सामान्य स्वामित्व के आधार पर बने मातृवंशी एवं पितृवंशी समूह समष्टि समूह कहलाते हैं। यानी जैसे एक पूरा जो कुनबा होता है किसी चीज़ का, यानी मातृवंशी कुनबा हो गया, पितृवंशी कुनबा हो गया, ठीक है। पूरा जो खानदान, जिसको हम खानदान बोल सकते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति है, मैंने आपको बताया ना 2 पुत्र है, फिर इसके मतलब जितनी भी रेखाएं बनती जाती हैं ये पूरा समष्टि समूह कहलाएगा। चाहे इसमें 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 लोग हो जाएं, ठीक है। एक के बाद एक शाखाएं बनती चली जाए, वो एक पूरा का पूरा समष्टि समूह कहलाएगा। फिर देखिए वंशावली समूह क्या है। वंश के आधार पर निर्मित समष्टि समूह, यानी एक व्यक्ति से जो वंश पीढ़ी दर पीढ़ी उनके पुत्र पुत्रियों, फिर उनसे जो रेखाएं निकलती चली जाती है वो वंशावली कहलाती है। गोत्र देखिए, एक वास्तविक एवं काल्पनिक पूर्वज होता है, मैंने आपको बताया था, जिसका वंशावली क्रम पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं होता। ये ज्ञात नहीं होता कि वास्तव में वो हमारा पूर्वज है या नहीं, बस हम उसको मानते हैं, ठीक है। जैसे जनजातियों में टोटम होता है, वैसे हिंदुओं में गोत्र होता है, ये मैंने पहले ही आपको बताया। फिर देखिए पार्श्विक क्या होता है। इसके अंतर्गत बंधुता समूह के पक्ष का बोध होता है, यानी पितृपक्ष या फिर मातृपक्ष। पितृपक्ष में कौन आएंगे, चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी, ठीक है, बुआ हो गई, ये सारे हो गए पितृपक्ष में। मातृवंश में मातृपक्ष में कौन से आएंगे, मामा मामी हो गए, और मौसा मौसी हो गए, नाना नानी हो गए, इस तरह से और भी जो रिलेशन इनके पुत्र पुत्रियाँ वगैरह, तो ये सारे क्या हो गए पार्श्विक। पार्श्विक का मतलब एक पक्ष का बोध होता है कि किस पक्ष की बात कर रहे हैं, पितृपक्ष की बात कर रहे हैं या फिर मातृपक्ष की, ठीक है। तो ये पार्श्विक क्या चीज़ है, याद रखिएगा। वंशज का मतलब होता है कि बंधुत्व समूह के रेखा का ज्ञान, वंशज, ठीक है। ये इनके वंशज है, यानी ये इनके पीढ़ी दर पीढ़ी इनके दादा परदादा जो है इससे जुड़े होंगे, ठीक है। वंशज का मतलब सीधा जुड़ना। इरावती कर्वे ने अपनी पुस्तक किन्शिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ये इन्होंने लंदन प्रवास के दौरान लिखी थी, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसे उन्होंने कुल 9 अध्यायों में लिखा। ये अध्याय इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, और कहाँ के प्रवास के दौरान भी लिखा था ये भी आ सकता है, ठीक है। तो ये 9 अध्याय मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए इरावती कर्वे ने कहा कि यदि भारत के सांस्कृतिक परिवेश को समझना है तो उसे समझने के लिए 3 तत्वों की आवश्यकता है, ठीक है। पहला है भाषाई संकुल, जातीय संगठन और पारिवारिक संगठन, इसको समझना है, ठीक है। भाषाई संकुल में उन्होंने 3 प्रकार की बातें बताई हैं, 3 प्रकार की भाषाएं बताई हैं, जिसमें पूरा भारत 3 भाषाओं में बटा हुआ है। पहला है भारोपी, ठीक है। भारोपी में क्या है, उत्तर भारत की कुल भाषाएं आ जाती हैं, इसमें 11 भाषाएं आती हैं। तो ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि भारोपी के अंतर्गत कहाँ की भाषाएं आती हैं और कितनी भाषाएं आती हैं। तो 11 भाषाएं और उत्तर भारत की कुल भाषाएं भारोपी के अंतर्गत आ जाती हैं। अब देखिए उत्तर भारत में भी बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे आप गोरखपुर चले गए वहाँ की भाषा अलग हो गई, ठीक है। इधर हम राजस्थान की तरफ चले गए तो हिंदी बोली जाती है, भाषा अलग हो गई, ठीक है। तो यही हो गया कि उत्तर भारत की जितनी भाषाएं होती हैं सब इसमें आ जाती हैं, जो थोड़ा चेंज होती हैं वो भी। देखिए फिर द्रविड़ आता है, द्रविड़ में कुल 7 भाषाएं आती हैं, और इसमें दक्षिण भारत की सभी भाषाएं आ जाती हैं, और कुल 7 ही हैं, क्योंकि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ठीक है, और भी जो स्थानीय स्तर पर भाषाएं बोली जाती हैं, कुल भाषाएं मिलाकर द्रविड़ में दक्षिण भारत की भाषाएं आती हैं। फिर देखिए आग्नेय एशियाटिक, इसमें जनजातियों की भाषाएं आती हैं, और जो जनजातियाँ दक्षिण भारत में रहती हैं वो तो दक्षिण की भाषा बोलेंगी, वो आग्नेय एशियाटिक भाषा नहीं बोलेंगी, और जो उत्तर भारत में रहती हैं, ठीक है, वहाँ के लोगों से कनेक्टेड हैं, वो तो उत्तर भारत की भाषाएं बोलेंगी। उसके अलावा मैक्सिमम जो जनजातियाँ हैं
वो आग्नेय एशियाटिक भाषा बोलती हैं। ठीक है, अब इनकी कुछ पुस्तकें देख लेते हैं। किन्शिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, इसमें उन्होंने ऐतिहासिक दृष्टि से महाभारत का अध्ययन किया है। महाभारत की दृष्टि को लेते हुए उन्होंने क्या किया, भारत विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य को देखते हुए नातेदारी व्यवस्था को ऐतिहासिक दृष्टि से देखा। युगांता पुस्तक में उन्होंने महाभारत के एक एक पात्र का अध्ययन किया है। एक एक पात्र के बारे में बताया है कि ये भीष्म है, ये कृष्ण है, ये अर्जुन है, ये पांडु हैं, इनकी ये विशेषता है, ये कुंती हैं। ठीक है, उन्होंने एक एक पात्र के बारे में बताया है। तो ये एग्ज़ाम में ये भी प्रश्न आ सकता है कि कौन सी पुस्तक में उन्होंने महाभारत के एक एक पात्रों का डिटेल में अध्ययन किया हुआ है, डिटेल में बात बताई है, तो वो युगांता है। फिर देखिए हिंदू सोसाइटी में उन्होंने जाति का अध्ययन किया है, जाति को विस्तृत नातेदारी समूह कहा है, और जाति संबंधी जितनी भी बातें उन्होंने बताई हैं हिंदू सोसाइटी पुस्तक में बताई हुई है। ठीक है, भुआरे हैं, ये एक पुस्तक है। गंगाजल, आमची संस्कृति, परिपूर्ति, धर्म, युगांत। देखिए युगांता अलग है, युगांत अलग है। ये दो पुस्तकें उन्होंने एक ही नाम से लिखी हुई है लगभग। फिर ये सारी उनकी पुस्तकें जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, तो याद रखिएगा कौन कौन सी हिंदी में है, कौन कौन सी अंग्रेज़ी में है। तो इरावती कर्वे जी का चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। ठीक है, तो इरावती कर्वे के विषय में मैंने जितनी भी बातें बताई हैं इससे बाहर के प्रश्न नहीं बनेंगे, और टोटल इतना ही नॉलेज है। तो कई किताबों से मैटर भी लिया हुआ है, तो आपको और कोई किताब वगैरह इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और भी जो थिंकर्स मैंने बताए हुए हैं, लगभग 30+ थिंकर्स मैंने पढ़ाया हुआ है, तो उसमें भी मैंने पूरा ज्ञान दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि किसी में आधा अधूरा है। तो आपने उसको भी यदि देख लिया, एक बार किसी थिंकर का वीडियो देख लिया, तो आपको एक्स्ट्रा कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल पे विजिट कीजिए। काफ़ी वीडियोस बन चुके हैं, काफ़ी कोर्स ख़त्म हो चुका है, और थिंकर्स में केवल कुछ ही थिंकर्स बचे हैं, बाकी थिंकर्स ख़त्म हो चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे कंटेंट अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही वीडियोस आपको बार बार मिलते रहेंगे। ओके, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।